सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संघ राज्य क्षेत्रों को पढ़ने के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हम पढ़ रहे थे संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था में क्या कुछ प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। आर्टिकल 239, 240, 241 के बारे में हमने पढ़ा। फिर 239 कै, 239 ख, उसके बाद में 239 डबल कै ख, ये हम कुछ प्रावधान पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी की शासन व्यवस्था में क्या कुछ समानताएं हैं, क्या कुछ असमानताएं हैं और दोनों संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसा है। हम दिल्ली और पुडुचेरी के शासन व्यवस्था के बारे में आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की शासन व्यवस्था के बारे में। तो चलो मित्रों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम मुद्दे पे लौटते हैं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा
काम में आने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर IAS डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। आज का जो अपना बिंदु है वो है दिल्ली और पुडुचेरी की शासन व्यवस्था में क्या कुछ अंतर है, यानी कि दिल्ली वर्सेस पुडुचेरी की शासन व्यवस्था, और दिल्ली और पुडुचेरी के लिए क्या विशेष उपबंध हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, यानी अन्य संघ राज्य क्षेत्रों से इनमें से क्या असमानताएं हैं, क्या कुछ विशेष है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए 1952 में सबसे पहले दिल्ली में विधान मंडल का गठन किया गया था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि दिल्ली में विधान मंडल का गठन सबसे पहले कब किया गया, तो 1952 में। लेकिन जब हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करते हैं, हम 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, तो उसके तहत 1956 में क्या कर दिया गया था, जो दिल्ली के विधान मंडल का जो दर्जा था या दिल्ली का विधान मंडल था उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद लगातार ये डिमांड होती रही कि दिल्ली में अपना विधानमंडल होना चाहिए, और लगातार जब ये डिमांड हो रही थी तो सरकार को कुछ प्रयास करना पड़ा कि दिल्ली का विधानमंडल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और बनाना अगर मान लेते हैं कि दिल्ली का विधानमंडल बनाना है तो उनको कौन कौन सी शक्तियां देनी हैं, कौन कौन सी शक्तियां नहीं देनी, इन सब पर अध्ययन करने के लिए एक कमीशन, एक आयोग का गठन किया गया। 1987 में उस आयोग का गठन किया गया। रणजीत सिंह सरकारिया जिनकी RS सरकारिया की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया कि अगर दिल्ली में विधानमंडल बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसकी क्या सीमाएं होनी चाहिए, उसको कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन सी पावर्स समर्पित करनी है, कौन कौन सी शक्तियां उसको देनी है, इस सब पर एक अध्ययन करने के लिए एक आयोग बनाया, सरकारिया आयोग। हालांकि आगे जाकर सरकारिया आयोग की जगह इसका नाम क्या हो गया था, बालकृष्ण आयोग। और बालकृष्ण आयोग या हम इसको समिति कह सकते हैं, एक ही बात है, कुछ ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। पहले ये रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में था, तब ये RS सरकारी आयोग था, बाद में इसके अध्यक्ष बालकृष्ण बन गए तो इसका नाम क्या कर दिया गया, बालकृष्ण आयोग। हालांकि जब इसको मौलिक रूप से गठित किया गया था 1987 में, तब ये RS सरकारी आयोग था, लेकिन जब इसने अपनी रिपोर्ट रखी तब ये बालकृष्ण आयोग था। बालकृष्ण आयोग की अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन के आधार पर 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 किया गया, और इसके तहत आर्टिकल 239AA और 239AB ये दो आर्टिकल जोड़े गए, और दिल्ली के विधानमंडल के गठन की प्रक्रिया और विधानमंडल का गठन कैसे होगा, क्या कुछ शक्तियां होंगी, और अगर किसी भी तरीके से दिल्ली का संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो कौन कौन से उपबंध लागू होंगे, टोटल चीज़ का इसमें उल्लेख कर दिया गया। सीक्वेंस को पढ़ना, जब दिल्ली में विधानमंडल को समाप्त कर दिया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 7वां संविधान संशोधन के तहत, तो उसके बाद लगातार डिमांड होने लगी कि दिल्ली में विधानमंडल होना चाहिए, और सरकार पर जब प्रेशर बना तो सरकार ने RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, एक जांच समिति बनाई कि दिल्ली के विधानमंडल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। और फिर बालकृष्ण आयोग ने, बालकृष्ण समिति ने अपनी रिपोर्ट रखी, तो उस रिपोर्ट के आधार पर 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 किया गया, और उसके तहत दो आर्टिकल 239AA 239AB जोड़े गए। और अगर वर्तमान की बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में दिल्ली की जो प्रशासन की जो संचालन होता है वो किसके आधार पे होता है, तो सिंपल सा कह देना है 239AA 239AB। इसको डबल A बोल दो या डबल कै बोल दो, इसको AB को कै बोल दो, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। डबल A बोलो चाहे कै बोलो, उसमें कुछ ज़्यादा कोई मतलब फ़र्क नहीं आता है। अब 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या कुछ प्रावधान थे, हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। इसके तहत जो दिल्ली था, जिसको हम दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र कह रहे थे अब तक, अब उसका नाम बदलकर कर दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। यानी अब से दिल्ली का नाम क्या हो गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। पहले क्या था, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली के रूप में कब स्थापित किया गया? तो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत। अब 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अंतर्गत और क्या प्रावधान किए गए, हम उसको भी देख लेते हैं। पहला प्रावधान क्या था कि दिल्ली, जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली था, उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। दूसरा लिखा गया कि दिल्ली में एक विधान मंडल होगा और उस विधान मंडल के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से 70 सदस्यीय विधान मंडल या यूं कहें 70 सदस्यीय विधान सभा होगी और दिल्ली में एलजी का पद होगा, यानी दिल्ली में जो प्रशासक होगा उसका नाम क्या होगा? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि उपराज्यपाल। शब्दों को समझते जाना। हम अभी पुडुचेरी का भी कंपैरिजन करेंगे इसके साथ। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या कुछ कहा गया? नंबर 1, दिल्ली का नाम क्या होगा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। क्लियर? दूसरा कि दिल्ली में अपना एक विधानमंडल होगा, विधानसभा। विधानमंडल का मतलब होता है विधानसभा विधान परिषद दोनों, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ विधानसभा की बात करेंगे। तो 70 सदस्यीय विधानसभा होगी, ये उल्लेख किया गया, और एलजी का पद होगा, और विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव या विधानसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा, जैसे कि बाकी विधानसभाओं में होता है वैसे ही होगा। अब हालांकि हमें थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना चाहिए कि दिल्ली और पुडुचेरी में क्या फ़र्क है। हम यहाँ पे पुडुचेरी का उल्लेख भी कर लेते हैं। अब देखिए पुडुचेरी का अगर हम बात करें तो 14वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 14वां संविधान संशोधन के तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया 239 कै या 239 ए, एक ही बात है। इसके तहत पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। यह विधानसभा वैसे होगी, कैसी होगी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, और ये 30 सदस्यीय विधानसभा होगी। अब देखिए इसमें क्या फर्क हो गया। पुडुचेरी विधानसभा का गठन किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ? तो वह 14वां। दिल्ली का 69th। इसमें आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? 239 कै। इसमें जोड़े गए 239 डबल कै, 239 कैक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुडुचेरी के प्रशासन की व्यवस्था का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो 239 ए में। अब बाकी पुडुचेरी में भी वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, और दिल्ली विधानसभा में भी। दिल्ली विधानसभा 70 सदस्यीय होगी, पुडुचेरी विधानसभा 30 सदस्यीय होगी। ये दोनों में डिफरेंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं, यानी निर्वाचन संबंधी क्या कुछ शर्तें होंगी, क्या कुछ योग्यताएं होगी, क्या कुछ निर्योग्यताएं होगी, ये सारी की सारी दिल्ली में भी वही है, पुडुचेरी में वही है, और बाकी सभी राज्यों में भी वही है। यानी कहने का मतलब ये है कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों की सेवा शर्तें क्या होगी, योग्यताएं क्या होगी, अयोग्यता क्या होगी, कार्यकाल कितना होगा, तो इसमें अपने को कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यह जो प्रावधान है वे बिल्कुल वैसे के वैसे होंगे जैसे बाकी राज्यों की विधानसभा के सदस्यों पर लागू होते हैं।
तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। अब दिल्ली अगर विधानसभा की हम बात करते हैं मित्रों, तो दिल्ली विधानसभा राज्य सूची के विषय पर और संवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। और अगर हम बात करते हैं पुडुचेरी, तो पुडुचेरी भी सेम है, पुडुचेरी भी राज्य सूची, संवर्ती सूची, सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। लेकिन दिल्ली में क्या है मित्रों, दिल्ली में 3 ऐसे विषय हैं राज्य सूची के जिस पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती। देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 है लोक व्यवस्था, नंबर 2 है पुलिस और नंबर 3 है भूमि। ये 3 ऐसे विषय हैं जिस पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज के लेक्चर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती, परंतु पुडुचेरी विधानसभा बना सकती है। पुडुचेरी विधानसभा लोक व्यवस्था पर कानून बना सकती है, पुडुचेरी विधानसभा पुलिस पर कानून बना सकती है, पुडुचेरी विधानसभा भूमि सुधार या भूमि से संबंधित, भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, जबकि दिल्ली विधानसभा के पास ये 3 अधिकार नहीं है। मेजर अंतर जो हम बात करते हैं वो ये है कि दिल्ली विधानसभा के पास ये पावर नहीं है, पुडुचेरी विधानसभा के पास ये पावर है, बिल्कुल अच्छे से है। नेक्स्ट, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा ने अगर कोई कानून बनाया है मित्रों, और अगर वो कानून किसी भी तरीके से संसद के कानून के साथ मैच नहीं कर रहा है, या मान लेते हैं उसका विरोध कर रहा है, और मान लेते हैं कि दिल्ली या पुडुचेरी विधानसभा ने ये कानून बनाया और इसमें ये 5 धाराएं हैं, और इधर संसद का एक कानून है इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन दिल्ली या पुडुचेरी विधानसभा के कानून की ये धारा नंबर 3 जो है वो संसद के कानून के साथ मैच नहीं कर रही है, तो ये धारा बाहर निकल जाएगी। इन पूरा कानून रद्द नहीं होगा, सिर्फ उतना ही कानून रद्द होगा जितनी धाराएं, जितना कानून संसद के कानून का विरोध करता है। साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली या पुडुचेरी विधानसभा द्वारा पारित अगर कोई कानून है, कोई अधिनियम है, और बस केंद्रीय अधिनियम के साथ अगर मैच नहीं कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, तो पूरा कानून रद्द नहीं होगा, केवल उतनी धाराएं रद्द होगी जितना कि संसदीय कानून का विरोध कर रही हैं। हाँ, अगर मान लेते पूरे कानून की पांचों धाराएं ही केंद्रीय कानून का विरोध कर रही है, तो फिर पूरा कानून भी रद्द हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली और पुडुचेरी, अब देखिए हम समानताएं पढ़ रहे हैं, अभी दोनों में समानताएं भी है बहुत सारी। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो सबसे पहले काम क्या करना होता है, सीएम की नियुक्ति करनी होती है। अब सीएम कौन बनेगा, तो हमें पता है जिस भी व्यक्ति का विधानसभा में बहुमत है, जिस भी पार्टी का विधानसभा में बहुमत है, उस पार्टी का जो लीडर है वो सीएम बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात है, देखिए सामान्यतः राज्यों में क्या होता है कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है और यहाँ पर उपराज्यपाल है। तो क्या दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति उपराज्यपाल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे मित्रों, बिल्कुल नहीं करेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा में सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे मित्रों, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की, यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी की अगर बात करें मंत्रिपरिषद की, तो ये मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है मित्रों? वैसा ही चाहे हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यों की मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ठीक वैसे ही दिल्ली और पुडुचेरी की जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। परंतु अगर बात आती व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से जो नियुक्ति करता है उसके प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा की अगर बात करते हैं तो यहाँ की मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। शब्दों को समझते जाना, बहुत पेचीदा कॉन्सेप्ट है, दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि केंद्र में अलग प्रावधान है, राज्यों में अलग प्रावधान है, और संघ राज्य क्षेत्रों में अलग प्रावधान है। और संघ राज्य क्षेत्रों में भी दिल्ली में अलग है, पुडुचेरी में अलग है, कश्मीर में अलग है, अंडमान निकोबार में अलग है। तो बहुत पेचीदा कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन हम इसको बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है।
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, दिल्ली में भी पुडुचेरी में भी। दिल्ली और पुडुचेरी हम दोनों की बात कर रहे हैं। अगर वहां के एलजी की मंत्रिपरिषद के साथ किसी तरीके की बहस हो जाती है, विवाद हो जाता है, तो एलजी के पास ये पावर है कि वो मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति तय करेंगे कि अब क्या डिसीजन लेना है। अगर मान लेते हैं मंत्रिपरिषद ने कुछ सिफारिश की है, एलजी उसको नहीं मान रहा, तो एलजी ऐसी स्थिति में उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। और एक बात और भी है, बड़ी समझने लायक बात है। देखिए, हम पढ़ते रहे हैं हमेशा ही कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल वो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एलजी जो होता है, एलजी वो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है। लेकिन क्या सभी विषयों पर, सभी मुद्दों पर एलजी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करेगा? नहीं। जो एलजी के स्वयं विवेकीय मुद्दे हैं, यानी कि कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी शक्ति है जिस पर एलजी स्वयं विवेक से काम कर सकता है, वहां पर तो वो मंत्रिपरिषद की बात नहीं सुनेगा। लेकिन स्वयं विवेक से बाहर के जो मुद्दे हैं वहां पर एलजी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा। स्वयं विवेकी शक्तियों को छोड़कर उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है। ऐसे सेंटेंस आते हैं कि सभी विषयों पर उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है। दूसरा आ जाएगा, उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य नहीं करता, या मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। लेकिन हमें क्या ख्याल रखना है कि स्वयं विवेकी शक्तियों को छोड़ दो, क्योंकि वहां पर वो परामर्श नहीं मानेगा। या मान सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन स्वयं विवेकी शक्तियों को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी मुद्दों पर उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है। दिल्ली विधानसभा की अगर बात करें तो दिल्ली विधानसभा में ये लिखा गया है कि दिल्ली विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 10% सदस्य क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे। यानी कि दिल्ली की मंत्रिपरिषद में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं मित्रों? 70 वहां के विधानसभा सदस्य हैं, तो मंत्री परिषद में सदस्य कितने हो सकते हैं? 7। और 7 में सीएम भी शामिल है, यानी कि एक तो मुख्यमंत्री होगा और 6 अन्य मंत्री हो सकते हैं। इससे अधिक मंत्री परिषद का आकार नहीं हो सकता। ये 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि आर्टिकल 239AA में उल्लेखित है। अब इसमें आगे ये भी प्रावधान है, हम दिल्ली विधानसभा की बात कर रहे हैं एक बार। देखिए, दिल्ली विधानसभा में ये लिखा गया है कि 239AA में तो ये बताया गया है कि प्रशासन कैसे चलेगा, लेकिन 239AB में लिखा गया है कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या 239AA के अनुकूल शासन नहीं चलाया जा रहा, तब क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा गया है 239AB ये कहता है कि अगर आर्टिकल 239AA के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली का शासन नहीं चल रहा, या मान लीजिए चल भी रहा है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे, तो राष्ट्रपति कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूं कि 239AA के तहत शासन नहीं चल रहा। मैं सिंपल भाषा में बोलूं, अगर मान लेते हैं कि दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संविधान के अनुकूल शासन नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं। या दूसरी कंडीशन ये भी है कि संविधान के अनुकूल शासन चल रहा है, लेकिन उचित प्रशासन के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति वहां पर कुछ विशेष प्रावधान करे, तो कर सकता है। ऐसा आर्टिकल 239AB में लिखा गया है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति क्या करते हैं? 239AA के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर सकते हैं। ये आर्टिकल 239AB राष्ट्रपति को पावर देता है। अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस जारी करने की, अब देखिए 239AA के तहत और 239A के तहत, AA के तहत दिल्ली, 239A के तहत पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी के उपराज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और दोनों को बराबर बराबर शक्ति है। यानी दिल्ली और पुडुचेरी के उपराज्यपालों को एक जैसी शक्ति है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं।
नंबर एक तो क्या है कि अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है, लेकिन अगर विधानसभा का विघटन हो गया है, विधानसभा को भंग कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकेगा। या विधानसभा का सत्र चल रहा था लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए विधानसभा के सत्र को स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में भी ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकेगा। और ऑर्डिनेंस अगर जारी कर दिया है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा मित्रों वो 6 सप्ताह होगा। 6 सप्ताह, यानी कि वो 6 सप्ताह तक बना रहेगा। 6 सप्ताह बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन 6 सप्ताह का टाइम पीरियड पहले पूरा होने से पहले अगर विधानसभा कोई कानून बना लेती है तो वो एक्ट बन जाएगा। और 6 सप्ताह कब से कब तक होते हैं मैंने आपको बता रखा है, फिर भी दोबारा बता देता हूं। 6 सप्ताह मित्रों होते हैं अगला सत्र आरंभ होने से। फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि जनवरी में सत्र चल रहा था, मान लेते हैं कि 30 जनवरी तक वो सत्र चला, 30 जनवरी तक सत्र चला। 31 जनवरी को सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन 31 जनवरी को हमें आवश्यकता पड़ गई कि भाई ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। हम कर सकते हैं क्योंकि सत्र नहीं चल रहा, और 31 जनवरी को ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 31 जनवरी को या 30 जनवरी को कोई सत्र समाप्त हो, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। और मान लेते हैं कि अगला सत्र जो चलता है वो चलता है 1 मई को। तो अगला सत्र, अब देखिए 31 जनवरी को हमने अध्यादेश जारी कर दिया, एलजी ने अध्यादेश जारी कर दिया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और 31 जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये 1 मई तक, यानी कि लगभग 3 महीने वो चलता रहा। यानी कितना टाइम हो गया? 90 दिन हम कह सकते हैं, 90 दिन। अब जिस दिन यानी कि 1 मई को सत्र आया उस दिन से लेकर 6 सप्ताह तक ये चलता रहेगा। यानी इन 90 दिनों में चलता तो रहेगा, लेकिन ये 90 दिन, ये 3 माह है, इस 6 सप्ताह में काउंट नहीं होंगे। अगला सत्र जैसे शुरू होगा उस तारीख से लेकर अगले 6 सप्ताह तक चलता रहेगा, और 6 सप्ताह जैसे पूरे होंगे ये समाप्त हो जाएगा। हाँ, इसके समाप्त होने से पहले अगर यहाँ पे आकर विधानमंडल ने कानून बना लिया है, एक्ट बना लिया है, तो ये परमानेंट कानून बन जाएगा। ये केंद्र में भी सेम है, राज्य में भी सेम है, और संघ राज्यों में भी सेम है। अब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ये डिमांड बड़े जोरों शोरों से चल रही है। दिल्ली के वर्तमान जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो इसी एजेंडा को लेके आए थे कि हम अगर सीएम बनेंगे तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला के रहेंगे। लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा अगर नहीं मिलता है और मिलता है, इसमें फ़र्क क्या है? तो मैंने बताया मित्रों 3 फर्क हैं। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो इसका मतलब दिल्ली के पास 3 पावर बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? दिल्ली की विधानसभा लोक व्यवस्था पर कानून बना सकेगी। जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो विधानसभा के अंडर में आ जाएगा, और भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का कानून बनाना है तो दिल्ली विधानसभा के अंडर में आ जाएगी। बाकी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा बिंदु है। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो पुलिस डिपार्टमेंट पूर्णतः दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा, जैसे बाकी राज्यों में है, क्योंकि पुलिस जो विषय होता है वो राज्य सूची का विषय होता है। भूमि पर किसी तरीके का भूमि का सुधार करना है, किसी तरीके की भूमि की पैमाइश करनी है, भूमि का विभाजन करना है, तो सरकार कर सकती है, या लोक व्यवस्था से संबंधित कोई कानून बनाना है। लेकिन ये 3 कानून अभी दिल्ली विधानसभा के अंडर में नहीं है, तो डिमांड इसीलिए हो रही है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि ये सब कुछ दिल्ली विधानसभा के अंडर में आ जाए। लेकिन केंद्र सरकार का ये तर्क है कि अगर दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र बना के रखा गया है तो इसमें गलत क्या है? अमेरिका में भी अगर बात करते हैं, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ का जो एक क्षेत्र है वाशिंगटन DC, वो केंद्र सरकार के अंडर में है, तो वहाँ पर शासन चल रहा है। तो अगर भारत में दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया तो इसमें गलत भी क्या है? कुछ सीमा तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये तर्क सही भी प्रतीत होता है, लेकिन कुछ सीमा तक ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब विधानसभा है, विधानसभा अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है, बाकी सभी राज्यों की विधानसभाएं अपने स्वतंत्र तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, तो दिल्ली विधानसभा को भी क्यों ये विषय नहीं सौंपे जा रहे, जबकि पुडुचेरी विधानसभा के पास ये विषय है। पुडुचेरी भी संघ राज्य क्षेत्र है, लेकिन वो लोक व्यवस्था पे कानून बना सकती है, वो पुलिस पे कानून बना सकती है, वो भूमि पर कानून बना सकती है।
खैर जो भी हो, लेकिन अभी तक दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है और भविष्य में अगर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान समय तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लगभग दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी की शासन व्यवस्था में क्या कुछ बेसिक अंतर हैं या फिर दोनों का क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, हमने इस बारे में बात कर ली है। ज़्यादा इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कुछ एक बातें मैंने बेसिक सी बातें बताई है ये आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सामान्य राज्य की शासन व्यवस्था में और दिल्ली और पुडुचेरी की शासन व्यवस्था में कुछ बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। बस 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैंने ये बता दिया कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषय दिल्ली विधानसभा के पास नहीं है। दूसरा, ऑर्डिनेंस जारी करने के संदर्भ में एलजी की पावर जो है वो अन्य जो राज्यपाल होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं उनसे कम होती है। बाकी कुछ मुझे नहीं लगता कि खास इसमें अंतर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेके आएंगे वो होगी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और जम्मू कश्मीर की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।